So this is the part 2 video of nephrotic syndrome, and part 1 video we have already discussed till pathophysiology. So we are moving down to clinical manifestations. So these are the signs and symptoms of the nephrotic syndrome. So the 4 main symptoms of nephrotic syndrome are proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia and edema. ये चीज़ें हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. दैट मीन्स proteinuria, that means increased level of protein in urine. Hypoalbuminemia means low level of albumin in blood. Hyperlipidemia, that means high level of fats in blood. And edema, that means we know swelling or accumulation of water that results in swelling or inflammation. So these are the 4 main symptoms of nephrotic syndrome. We have also discussed this in the definition. Other clinical manifestations are shortness of breath, mild headache, fever, rashes and joint pain, weakness, malaise, anorexia, weight gain, periorbital edema, irritability, ascites, that means fluid accumulation. HTN means hypertension, anemia due to loss of RBCs, flank pain and fatigue. We are familiar with lots of terminologies already studied in first year of nursing. Next we will move down to diagnosis. तो अब डायग्नोसिस में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि इस पर्सन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है. थ्रू पल्पेशन ड्यू टू एडिमा एंड ascites, किडनी कैन नॉट बी पल्पेबल. पल्पेशन एक मेन हमारे लिए क्राइटेरिया हो सकता है डायग्नोसिस का, क्योंकि हम जब भी पल्पेट करते हैं एक नॉर्मल पर्सन का, तो हमको पल्पेट करने से वी कैन नो दैट वेयर इज किडनी. लाइक एक हमको अंदाज़ा पता चल जाता है कि किडनी में कुछ एबनॉर्मेलिटीज नहीं है करके. लेकिन जब एडिमा या ascites मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है तो किडनी कैन नॉट बी पल्पेबल. किडनी पल्पेबल नहीं होता है. तो पल्पेशन वाला जो डायग्नोसिस है ये हम मेनली चिल्ड्रन के में करते हैं, एडल्ट के में नहीं, क्योंकि चिल्ड्रन के में इजिली पल्पेबल होता है. नेक्स्ट इज यूरिन एनालिसिस. हेमेटूरिया, दैट मीन्स ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन. सेकेंड इज 24 आवर्स यूरिन टोटल प्रोटीन एस्टिमेशन. यूरिन sample shows proteinuria less than 3.5 gram per liter per 24 hours. Means जब हम यूरिनरी टोटल प्रोटीन एस्टिमेशन मतलब कि हम जब यूरिन एनालिसिस करेंगे तो उसमें प्रोटीन का लेवल ज़्यादा दिखेगा हमको. Now next we'll move to blood test. So in blood test we'll do BUN. Meaning of BUN is blood urea nitrogen. So this test measures the amount of nitrogen in our blood that comes from the waste product urea. मतलब कि क्या करता है कि इस टेस्ट में अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ब्लड में दिख जाता है कि वो कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है ब्लड में. अब क्या होता है कि जब भी किडनी का फंक्शन ऑल्टर होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू यूरिन कम निकलता है, तो वो क्या होता है हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है. जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे और अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो क्या होगा, ब्लड में नाइट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा हमको. नेक्स्ट इज S-creatinine. सो दिस टेस्ट मेजर्स द लेवल ऑफ क्रेटिनाइन इन ब्लड and provide estimates of how low or how well your kidney functions. मतलब कि S-creatinine टेस्ट जो है इसमें हमको पता चल जाता है कि ब्लड में क्रेटिनाइन का लेवल कितना है. और सेकेंड एक और चीज़ हमको पता चल जाता है इसमें कि किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं. मीन्स ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट रहता है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं. Now S protein decreases. अब S protein decreases, that means सीरम प्रोटीन डिक्रीजेस. लेकिन सीरम प्रोटीन किस में डिक्रीज होगा, ब्लड में डिक्रीज होगा और यूरिन में वो इंक्रीज रहेगा. क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन का जो लेवल है वो यूरिन में बढ़ जाता है लेकिन ब्लड में कम हो जाता है. नेक्स्ट इज लिपिड प्रोफाइल शोज हाई लेवल ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल. और हम डेफिनेशन में टर्मिनोलॉजी पढ़े थे हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया. तो उसका मतलब क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन दी ब्लड. तो जब भी हम ब्लड टेस्ट करेंगे हमको कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इंक्रीज मिलेगा. मतलब कि जब भी हम ब्लड टेस्ट करेंगे उसमें हमको नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज मिलेगा, क्रेटिनाइन लेवल जो है इंक्रीज मिलेगा और प्रोटीन लेवल डिक्रीज मिलेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी इंक्रीज मिलेगा. नेक्स्ट इज
Comprehensive metabolic panel shows hypoalbuminemia level is 2.5 gram per deciliter. Already we have studied about this also, that there will be decrease in albumin level in the blood. Needle biopsy of the kidney. Now what is the main reason of doing needle biopsy? So with biopsy, what we do, we take a small tissue of the kidney and we examine it under the microscope for seeing any kind of bacterial proliferation is present there or not. Now next is ECG, that is electrocardiogram. Next is KUB X-ray. Now KUB is again a new term that we are seeing, that means kidney, ureter and bladder X-ray. So in this what we do, this X-ray is performed to assess the abdominal area for causes of abdominal pain. Means kidney, ureter and bladder are examined properly, if they are working properly or not, or is there any kind of abnormality present in this structure. Then we'll do renal and ultrasound. Next is renal scan, and next is IVU, that is intravenous urogram. Now this test looks at the whole of the urinary system and it is also known as intravenous pyelogram. So this test is helpful for looking at the whole urinary system and it is also known as intravenous pyelogram. Now moving down to management. So medical management. The goal of medical management is reduction of protein excretion. So हम जैसे कि डेफिनेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मेन हम लोगों ने क्या देखा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, कि इसमें प्रोटीन का लेवल जो है वो यूरिन में इंक्रीज अमाउंट में हमको मिलेगा. तो जो मेडिकल मैनेजमेंट का जो मेन गोल है वो क्या रहेगा कि प्रोटीन का जो एक्सक्रीशन है उसको हम रिड्यूस करें. If causative agent is streptococcal, then it is treated with penicillin antibiotic. अगर हम एजेंट में और इटियोलॉजी में भी पढ़े हैं कि एक इटियोलॉजी स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया हो सकता है, तो अगर पॉजिटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? थ्रू पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स. देन प्रेडनिसोलोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. एज वी नो प्रेडनिसोलोन इज ए corticosteroid drug. Prednisolone, prednisone, these are all corticosteroid drugs. That is a drug of choice in nephrotic syndrome. Daily dose of 2 mg per kg per day orally in divided doses for 6 weeks is given. This is the dose of prednisolone. Thereafter 1.5 mg per kg a single dose on alternate for 6 days, after which treatment is discontinued. तो क्या है, प्रेडनिसोलोन को हम कैसे देते हैं? जैसे कि अगर हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्टार्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, 2 mg पर kg पर डे ओरली देंगे 6 वीक्स के लिए. उसके बाद जैसे जैसे वो कम होते जाता है हम उसका डोज कम करेंगे और अल्टरनेट डेज में देंगे 6 वीक्स के लिए. उसके बाद क्या है, धीरे धीरे करके हम ग्रेजुअली उस ड्रग को डिसकंटिन्यू करेंगे. Proteinuria disappears within the first week of therapy and negative dipstick test for 2 consecutive days shows positive response to the treatment. अगर हम प्रॉपर मेडिकेशंस लेते हैं तो प्रोटीनयूरिया जो है वो विद इन फर्स्ट वीक में ही ठीक हो जाता है, मतलब कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स देता है और प्रोटीनयूरिया जो है वो डिसअपियर हो जाता है. और डिपस्टिक टेस्ट अगर हम करते हैं तो वो फिर नेगेटिव शो करता है फॉर 2 consecutive डेज, मतलब कि हमारे ट्रीटमेंट को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है उसके वजह से. फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस आर ट्रीटेड बाय अल्काइलेटिंग एजेंट सच एज साइक्लोफॉस्फामाइड, नाइट्रोजन म्यूस्टेट, साइक्लोस्पोरिन और लेवेमिसोल. Diuretic and salt-poor albumin may be indicated in presence of severe edema. Diuretics means Lasix. Lasix is a drug of choice given in that comes under diuretics, that is given if there is severe edema or if there is presence of ascites. So diuretic is given. Furosemide may be prescribed. So the dose is 1 to 44 mg per kg per day and is divided in 2 doses. So furosemide is it is also a Lasix, but it is high efficiency diuretics. It comes under high efficiency diuretics. Dietary management. So when kidney functions are altered or when the kidney function are deteriorated, along with medical treatment we go for dietary management, because diet is must
because if diets are not managed properly, our kidney will not be able to cope up with the problem. So along with medical management, it is also very important to manage the diet also. So children should take a well balanced diet rich in protein, because protein is excreted in the urine. So the high rich protein diet is very much important for our body. Sodium is restricted when marked edema is present. Now we have also seen in pathophysiology that sodium is reabsorbed in the body. So the food that contains sodium should not be taken. That means common salt should be avoided in a number. If the edema is present, then sodium should be avoided. Provide high protein and high carbohydrates diet to the patient. So we will provide high carbohydrate diet to the patient. Third is, if disease in advanced stage, then avoid protein intake because it is affected to kidney. Also, if we are leading to the chronic nephrotic syndrome or advanced stage, then protein should be avoided. Intake of protein should be avoided completely because kidneys can be affected. Because in nephrotic syndrome, what happens? Protein is only excreted. So our body responds in excreting protein. So if we are taking a large amount of protein in advanced stage, that means our kidneys will be exhausted by filtrating or taking out the protein in the urine. So that is the main reason that protein should be avoided in advanced stage. Fourth is, water restriction may be indicated if decreasing salt intake does not control edema. So water restrictions may be indicated. जब भी किडनी में प्रॉब्लम आती है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सॉल्ट का जो अपटेक है उसको हम कम करते हैं. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर सॉल्ट के अपटेक मतलब सॉल्ट के कम करने के बावजूद भी अगर एडिमा कम नहीं होता है तो हमको थोड़ा वाटर रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा उस पेशेंट के में. Now next is promote rest. Provide passive play to child as tolerated. Example, watching TV, reading story book, etc. Allow a period of rest after activities. Limit visitors during acute phase of illness. So this is the common things that we can do from our side by providing rest, allowing them to play, and also allow a period of rest after doing any activities, and limit the visitors during acute phase of illness. This will lead to avoid the infection from the visitors to the patient. So this was it about the nephrotic syndrome, and I hope you all understood about today's topic. I hope it will be useful for you. Go through the topic very nicely. It is very helpful, and I hope that you will be able to answer all the questions related to nephrotic syndrome, and also utilize the time nicely, as this time will not come again. Stay in home, stay safe. Thank you.